हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 8वीं और कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा है भूगोल। और भूगोल की आपकी किताब का नाम है हमारी दुनिया। हमारी दुनिया में हम लोग पहुंच चुके हैं आज यूनिट नंबर 3 में और इकाई नंबर 3 जिसका नाम है उद्योग। आज हम लोग उद्योग के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं, हर एक यूनिट के पीछे दोस्तों आपकी एक्सरसाइज दी जाती है, प्रश्न दिए जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड सॉल्यूशन की। बिहार बोर्ड सॉल्यूशन का मतलब है कि इकाई नंबर 3 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे ही पहला क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो आते हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न के नाम से भी जानते हैं, जहां एक प्रश्न दिया जाता है और 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। अब इन प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप जो भी लोग वीडियो देखते हैं वो जैसे ही प्रश्न देखें इसका उत्तर जरूर लिखें। हम चाहते हैं इसका उत्तर आपके द्वारा तय किया जाए, बाद में मैं इसका उत्तर बताता हूं, लेकिन पहले आप इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? मतलब जो उद्योग है ये कौन सी गतिविधि, क्या उद्योग सामाजिक गतिविधि है? तो उद्योग कोई वार त्योहार तो है नहीं, उद्योग कोई फेस्टिवल तो है नहीं जो कोई सामाजिक गतिविधि होगी। क्या उद्योग सांस्कृतिक, उद्योग का संबंध सांस्कृतिक गतिविधि से? तो उद्योग की सांस्कृतिक गतिविधि नहीं है, कोई संस्कार सांस्कृतिक चीज नहीं हो सकती उसमें। क्या उद्योग कोई आर्थिक गतिविधि है? तो ये सोच सकते हैं भाई उद्योग आर्थिक गतिविधि हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि भाई उद्योग क्या करते हैं, उद्योग ये करते हैं कि कच्चा माल को तैयार करके मूल्यवान वस्तु बनाते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं। तो उससे उद्योगों को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक का मतलब होता है पैसा। तो उद्योग का सीधे सीधे संबंध पैसे से है, तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। आखिरी ऑप्शन जैविक, क्या उद्योग का संबंध जैविक गतिविधियों से? तो डेफिनेटली नहीं। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा इसका? सारे आंसर कैंसिल है, खाली एक सही है और आंसर नंबर तीसरा सही है। इसका मतलब आर्थिक गतिविधि से ही उद्योग का संबंध है। आइए इसका उत्तर चेक करते हैं। इसका जो उत्तर है वो है ग, आर्थिक गतिविधि। तो उद्योग का संबंध किस चीज से है? आर्थिक गतिविधि से है। आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 2 की तरह। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ लेते हैं। बहुत इत्मीनान से पढ़ना है दोस्तों, आराम से पढ़ो और उत्तर दो इसका। वृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा कितनी होती है? वृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा कितनी होती है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूंजी के आधार पर, पूंजी के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण 3 भाग में किया गया है। पूंजी के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक को हम लोग बोलते हैं कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। नंबर 2 को हम बोलते हैं लघु उद्योग, लघु उद्योग। और नंबर 3 है जिसको हम लोग बोलते हैं वृहत उद्योग, वृहत उद्योग। 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। देखिए, कुटीर उद्योग कौन से उद्योग होते हैं, यहां से आपको चीज समझ में आ जाएगी। मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपका ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, पर उससे पहले आप अपना ऑप्शन जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। तो मैं आपको बता दूं कि पूंजी के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार, एक होता है आपका कुटीर उद्योग, दूसरा होता है आपका लघु उद्योग और तीसरा होता है आपका वृहद उद्योग। कुटीर उद्योग में निवेश की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, यहाँ पर घरेलू ही काम होता है, तो निवेश नहीं चाहिए यहाँ पर। तो कहीं अलग से पैसा लगाना नहीं है, घर के लोग ही छोटी मोटी चीज़ें वनों से इकट्ठा करके चीज़ बनाते, जैसे वनों से चीज़ें इकट्ठा करके टोकरियाँ बनाना है ना, झाड़ू वाड़ू बनाना। तो इसमें अलग से निवेश की जरूरत नहीं है, इसमें खाली श्रम की आवश्यकता होती है और पारिवारिक श्रम ही यहाँ पर जरूरी है। लेकिन अगर आप लघु उद्योग खोलना चाहते हैं तो 1 करोड़ से कम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, 1 करोड़ से कम रुपए अगर लगा रहे हैं किसी भी उद्योग में, तो सारे के सारे उद्योग क्या कहलाएंगे?
लघु उद्योग कहलाएंगे। जैसे मान लो अगरबत्ती वाला ही उद्योग धंधा चालू कर लिया, रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए अलग से बहुत सारे लोग चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, तो मान लो आपने 20-30 लाख रुपए का बिजनेस डाल दिया, ठीक है वो हो गया। उसके अलावा मान लो आपको कोई आटा कंपनी बना के बेचनी छोटे स्तर पर, तो आपने वो भी मशीन ला ली, कोई ग्राइंडर वाली मशीन ला ली जो आपको मसाले पीस कर बेचना है, ऐसा कुछ है। या चिप्स विप्स का काम शुरू कर दिया, पापड़ वापड़ का काम शुरू कर दिया हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगाया हो उसमें 2-5-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, अगर आप 90 लाख या 99 लाख तक का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो उद्योग क्या कहलाता है? लघु उद्योग कहलाता है। लेकिन अगर वृहद उद्योग की बात करें तो ऐसे उद्योग जिसमें निवेश जो है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए। 1 करोड़ से अधिक अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को, उस उद्योग को क्या कहा जाएगा? उस उद्योग को कहा जाएगा वृहद उद्योग, जिसमें पूंजी का जो निवेश होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसका सही उत्तर क्या मानेंगे? 1 करोड़ से अधिक, क्योंकि यहाँ 50 करोड़ 10 लाख 50,000 दिया तो ये सारे कैंसिल हैं, क्योंकि इनको वृहद उद्योग, अब 50 करोड़ वाले को वृहद उद्योग तो बोलते, लेकिन 50 करोड़ से नीचे वाले को भी तो 1 करोड़ तक के भी तो बोलते हैं। तो 1 करोड़ से अधिक वाला जो होगा वही आपका सही उत्तर है। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका? ये आप चीज़ आपको समझ में आ गई? ये बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो लोग हमारे लेक्चर नहीं देख पाए हैं और सीधा इस लेक्चर को देख रहे हैं, यानी आप सॉल्यूशन ही देख रहे हैं, तो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सब कुछ चीज़ें बहुत आसान है दोस्तों, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये सीधा सीधा उत्तर क्या हो गया इसका? 1 करोड़ से ऊपर का जो भी निवेश किया जाएगा, पूंजी निवेश होगा, उस उद्योग को वृहद उद्योग कहते हैं। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? दवा उद्योग क्या दवा आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग का मतलब क्या होता है? आधारभूत का उद्योग का मतलब होता है जो दूसरे उद्योग का कच्चा माल बनाता हो, उद्योग का कच्चा माल तैयार करता हो। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा दूसरे उद्योग को चाहिए कच्चे माल के रूप में, तभी तो वो कुछ चीज़ बनाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग लोहा बनाता है और बहुत सारे उद्योग उसी लोहे से नई चीज़ें बना देते हैं। तो आधारभूत उद्योग दवा तो नहीं है। दवा भी कैसे है आधारभूत उद्योग? कोई दवा बनाकर, दवा जो है वो कोई दूसरी चीज़ में काम तो नहीं आती, सीधी दवा जो है डायरेक्ट लोग जो है उसको लेते हैं। मान लो कोई कंपनी दवा बना रही है, टेबलेट बनाई, तो क्या उसको दूसरे उद्योग को देके उसमें अलग से कुछ चीज़ बनाएगा क्या? वो नहीं बनाएगा। उस दवा को सीधे मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। तो इसका उत्तर पूछ रहा है कि दवा उद्योग किस प्रकार का? तो क्या आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत तो नहीं हो सकता, क्योंकि दवा उद्योग किसी का कच्चा माल तो नहीं हो सकता। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है क्या? क्या संयुक्त क्षेत्र का उद्योग सरकारी और निजी दोनों हो सकता है? तो हमारे पास अभी एग्जाम्पल नहीं है इसके कि भाई दवा जो है गवर्नमेंट की भी चल रही है, प्राइवेट भी चल रही है, अलग अलग चल रही है, लेकिन संयुक्त तो अभी नहीं है। क्या ये हल्का उद्योग है? लोहा इस्पात से बनता है क्या? वह उद्योग जिनका कच्चा माल तो भारी होता है, लेकिन जो उत्पाद होता है वो काफ़ी हल्का होता है, तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ कच्चा माल भी हल्का है और उत्पाद भी हल्का है, तो यह हल्का उद्योग भी नहीं है और न ही संयुक्त उद्योग है। बचा अपना उपभोक्ता उद्योग। आप समझ ही गए होंगे इसका उत्तर यही होगा, लेकिन मैं बता दूं क्यों होगा। उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है ऐसा उद्योग जो तैयार माल को सीधा इस्तेमाल के लिए छोड़ दे, इस्तेमाल के लिए बाजार में रखें, सीधा उसमें कोई बदलाव नहीं करना, सीधा उपयोग के लिए बाजार में रख दे। क्या दवाई ऐसी आती है? बिल्कुल ऐसी आती है। कंपनी से दवाई बनी, सीधी मार्केट में, मेडिकल में आ गई, अब आपको जरूरत है तो आप ले लो। तो ये उपभोक्ता उद्योग है। और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं दवा ही है। वस्त्र उद्योग भी है। कॉटन लिया आपने कच्चे माल के रूप में, सीधा कमीज बनाया और कमीज में अलग से कुछ करना नहीं, कमीज बना के सीधा दे दिया और सीधा मार्केट में। तो ये क्या है? ऐसी उद्योग जो ऐसी चीज बनाता है जो सीधे कस्टमर के उपयोग में आती हो, सीधे उपभोक्ता के यूज में आती हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। जो तैयार माल को सीधा इस्तेमाल के लिए बाजार में रख दे, उस उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। और दवा ऐसा ही उद्योग का उदाहरण है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? घ इज द राइट आंसर, उपभोक्ता उद्योग। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है कि सब चीजें बहुत आसान है, इसमें आपको समझ में आ रही होगी। इनमें से कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? हमने चैप्टर के दौरान कई सारे औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जरूर पढ़ा है, जिसमें दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, ये सारे शहर आ रहे थे।
उसमें और भी बड़े बड़े शहर थे, चाहे वो केरल का कोच्चि कोल्ला और तिरुवनंतपुरम वाला एरिया ही क्यों ना हो, चाहे वो गंटूर विशाखापट्टनम वाला एरिया क्यों ना हो। तो अब आइए देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर उद्योग धंधे नहीं है या औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश नहीं कहलाता है। पहला जो पता है उसको तो कर ही लेते हैं कि भैया, तो दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये तो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भैया तो है। मुंबई, पुणे क्षेत्र, अरे मुंबई अपने आप में औद्योगिक नगरी है, वो तो है ही, तो ये दो तो अपना कैंसिल हो गया। छोटा नागपुर का पठार जो है ये औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं होगा भैया, यहाँ पर बोकारो है, बोकारो इस्पात उद्योग है, यहाँ पर जमशेदपुर है, इन दो के नाम ही काफ़ी हैं, बाकी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े उद्योग है, ये औद्योगिक प्रदेश है। लेकिन दक्कन प्रदेश जो है यहाँ पर ऐसा कोई औद्योगिक प्रदेश, उद्योग धंधे तो सब जगह है, लेकिन औद्योगिक प्रदेश मतलब खाली उद्योग ही उद्योग बसे हों, वहाँ पर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये दक्कन का प्रदेश कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बाकी 3 इंडस्ट्रियल एरिया है। इसीलिए राइट आंसर क्या आएगा आपका, दक्कन का प्रदेश जो है वो औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग, ये जो 4 उद्योग है इनमें से आपको बताना है कि खेती से जो कच्चा माल मिलता है वो किस उद्योग में जाता है। क्या खेती से लिया गया कच्चा माल फर्नीचर उद्योग में जाता है? तो आप बोलोगे सर फर्नीचर तो वन आधारित उद्योग है, क्योंकि फर्नीचर तो लकड़ी से बनता है और लकड़ी वनों से प्राप्त की जाती है, इसलिए फर्नीचर किस प्रकार का उद्योग हुआ, फर्नीचर तो वन आधारित उद्योग है। लेकिन हमसे पूछा गया है कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि में नहीं आएगा। दूसरा कागज उद्योग, तो कागज भी वनों से ही प्राप्त लकड़ी से निकाला जाता है, इसलिए ये भी वन आधारित उद्योग ही है। नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है ये किस प्रकार का उद्योग है, वस्त्र किस चीज से बनते हैं? वस्त्र बनते हैं आपके कपास से, वस्त्र बनते हैं आपके जूट से, वस्त्र बनते हैं आपके रेशम से। तो रेशम हो या कपास हो या जूट हो या ऊन हो, जो भेड़ों की खाल, जो क्षमा करें खाल नहीं, भेड़ों के बाल से बनता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें खेती में आती है, कृषि आधारित चीजें हैं। कच्चा माल कृषि से मिलता है वस्त्र उद्योग को, इसीलिए वस्त्र उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। तो इसका सही आंसर तो बिल्कुल हमको मिल गया, वस्त्र उद्योग। इसका मतलब ये नहीं कि हमको ऑप्शन में जल्दी सही आंसर मिल जाता है तो हम सारे ऑप्शन पढ़ते भी नहीं हैं, हमें सारे ऑप्शन को पढ़ना चाहिए और सारे ऑप्शन को एनालिसिस करना चाहिए। हो सकता है कि हम जो सोच रहे वो ना हो, यह हो सकता है हम सही हो, लेकिन फिर भी सारे ऑप्शन पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। तो चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, तांबा प्रगलन उद्योग। तांबा प्रगलन उद्योग क्या कृषि से आधारित है? क्या कच्चा माल तांबा उद्योग को कृषि से मिलता है? तो तांबे की खेती नहीं होती दोस्तों, तांबा तो खनिज संपदा है और कॉपर जो है, जो तांबा है ये निकाला जाता है जमीन के अंदर से, तो ये खनिज आधारित उद्योग है। तो डेफिनेटली ये 3 जो सबसे ऊपर के 2 और सबसे अंतिम वाला घ, ये सही ऑप्शन नहीं है। हमारा सही उत्तर क्या है? ग, वस्त्र उद्योग हमारा राइट आंसर है। तो वस्त्र उद्योग ही आपका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा गया है खाली स्थानों को उपर्युक्त शब्दों से पूरा करें। जो आपको 5 अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको सही उत्तर चुनना है। देखिए हमने जो उत्तर रखा है उससे भी सही उत्तर हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो उत्तर रखा गया है जो खाली स्थान है उससे सही नहीं हो सकता है, तो उससे भी बेटर आप कर सकते हैं। तो क्या बेटर लिख सकते हैं मैं वो भी बता सकता हूं आपको। मैं पहला क्वेश्चन है भिलाई लोहा इस्पात किस राज्य में है, तो ये तो बिल्कुल सही आपको बताना पड़ेगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन 2000 से पहले पूछा जाता, सन 2000 से पहले की अगर ये बात करता तो मेरा उत्तर मध्य प्रदेश होता, लेकिन चूंकि ये वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था और ये भिलाई स्टील प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ में ही है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहीं पर मिलेगा आपको, शायद मेरे ख्याल से रशिया की वजह हेल्प से बनाया गया था इसको, और ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो सीजी इसका आंसर है। इसका आंसर भी हाथों हाथ चेक कर लेते हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था जब झारखंड बिहार से अलग होता। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में है। अगर आप अविभाजित मध्य प्रदेश लिखते हो, हालांकि जब छत्तीसगढ़ पता ही है तो अविभाजित मध्य प्रदेश लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उद्योग के अंतर्गत रिक्त स्थान, कच्चे माल को रिक्त स्थान के उत्पाद के रूप में बदला जाता है। उद्योग करता क्या है? उद्योग कच्चे माल को एक अच्छे माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। कच्चे माल की क्या वैल्यू होती है? बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन जब वो उद्योग में जाता है और उद्योग में बन के आता है तो वो कच्चा माल क्या हो जाता है? कीमती हो जाता है। तो कच्चे माल को मूल्यवान लिख सकता हूं मैं इसको, मूल्यवान। अब मूल्यवान के उत्पादों में या मूल्य
कीमती उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो देखो अधिक मूल्य वाले, ये इसका सही उत्तर है। मूल्यवान मतलब अधिक मूल्य के उत्पाद में बदला जा सकता है। नेक्स्ट आपका फर्नीचर उद्योग रिक्त स्थान, फर्नीचर उद्योग जो है वो रिक्त स्थान उद्योग का उदाहरण है। अब देखिए अगर फर्नीचर उद्योग की बात करेंगे, फर्नीचर जो उद्योग है ये कहाँ से बनता है, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। मैं इसके दो ऑप्शन बताऊंगा, जो भी आपको सही लगे वो इसका सही उत्तर हो सकता है। दोनों के दोनों भी में से कोई भी लिख दोगे तो सही होगा। पहली बात, फर्नीचर काई से बनता है, आप बोलोगे सर लकड़ी से बनता है। लकड़ी कहाँ से आती है, आप बोलोगे वन से बनता है। तो फर्नीचर क्या है, वन आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग है, ठीक है। लेकिन वन आधारित उद्योग हो या कृषि आधारित उद्योग हो या खनिज आधारित उद्योग हो, ये सब क्या है, ये सब का उद्योगों का एक सबसे ऊपर लिस्ट बनाई गई थी। कच्चे माल के आधार पर कितने उद्योग होते हैं, तो कच्चे माल के आधार पर हमारे पास वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और जो खनिज आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग, ये सब कच्चे माल के आधार पर थे। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो एक कच्चे माल का उद्योग है, तो फर्नीचर उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग का उदाहरण है, या इसका उत्तर भी लिख सकते हैं वन आधारित उद्योग का उदाहरण है। आप दोनों में से जो भी ऑप्शन लिखोगे आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा, दोनों अपनी जगह सही है। अब यहां पर हमने क्या इसको राइट आंसर दिया है, लघु उद्योग है। देखिए दोनों के दोनों क्या है, चाहे कच्चे माल के आधार पर, देखिए ये दोनों के दोनों ऑप्शन भी आप लिखोगे तो सही हो जाएगा। अब लघु उद्योग से ज्यादा बेटर आपको ये दो ऑप्शन लग रहे होंगे। अब इसको लघु उद्योग क्यों बोला, क्योंकि फर्नीचर का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है, 1 करोड़ से कम होता है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन आ गए। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लघु उद्योग भी सही हो सकता है, वन आधारित उद्योग भी सही हो सकता है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग का उदाहरण ये भी सही हो सकता है। आपका अगर उत्तर इन तीनों में से कोई एक भी आपने लिखा है तो भी बिल्कुल सही निकलेगा। बात समझ में आई? मुझे पता है यहाँ लघु उद्योग लिखा, मैंने आपको 2 ऑप्शन अलग से दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये भी हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि जरूरी नहीं कि हमने जो ऑप्शन में रखा है वो सही हो, एग्जैक्ट सही हो, उसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, खाली एक ही चीज सही हो वो तो नहीं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल से बता दिया कि वन आधारित उद्योग क्यों बोला इसको, कच्चे माल पर क्यों बोला उसको, और लघु क्यों बोला, क्योंकि 1 करोड़ से कम का निवेश होता है इसमें। बात समझ में आई? पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग रिक्त स्थान कितने प्रकार के होते हैं, तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार होते हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन से। एक तो होता है आपका कुटीर उद्योग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। एक होता है आपका कुटीर उद्योग, दूसरा होता है आपका लघु उद्योग, और तीसरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताएं कौन सा है तीसरा। तीसरा आपका होता है वृहत उद्योग। 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। तो या तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकार से बांटा गया लिख सकते हो, या तीनों प्रकार के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो ज्यादा बेटर ये होगा कि आप नंबर लिख दो, 3 प्रकार के उद्योग। सीमेंट उद्योग रिक्त स्थान उद्योगों के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहां भी मैं आपको 2 ऑप्शंस दे सकता हूं। सीमेंट उद्योग किन उद्योगों के अंतर्गत आता है। एक तो मैं बोल सकता हूं कि ये भारी उद्योग का उदाहरण है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आप बोलोगे सही है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, भारी उद्योग का उदाहरण है। लेकिन सीमेंट बनती किस चीज से, सीमेंट के लिए खनिज तत्व जो है वहां से निकाले जाते हैं, मतलब खनिजों से बनती है कहीं ना कहीं सीमेंट। तो सीमेंट को दूसरा जो ऑप्शन क्या हो गया, वो हो गया खनिज आधारित उद्योग। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिख दो आपका सही रहेगा, लेकिन खनिज आधारित उद्योग ज्यादा सही दिख रहा है दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग। तो भारी उद्योग के अंतर्गत भी आता है, खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत भी आता है, दोनों इसके सही आंसर है। अब आपका उत्तर सही क्या है, खनिज आधारित उद्योग। लेकिन अगर भारी भी लिख दिया, वहां याद नहीं आया तो भी सही होगा, क्योंकि सीमेंट उद्योग भारी उद्योग में भी आता है, उदाहरण है उसका हो, इसीलिए। बात समझाई? अब आगे सारे के सारे ऑप्शंस, तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। इसकी जगह आपको जो ऑप्शन मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं, कोई 2 राय नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे। क्वेश्चन अगला है, प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दे। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में। उद्योग से आप क्या समझते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी क्लियर कर देता हूं कि जैसे लिखा हो ना 50 शब्दों में लिखे। आपको कई बार हमारे उत्तर छोटे नजर आएंगे, लेकिन हम उस उत्तर को बड़ा करने का तरीका भी आपको बता देंगे कि 50 शब्दों में इसको कैसे लिखें। वही तो तरीका आपको आना चाहिए। अगर एक बार आपने लिखने की कला सीख ली ना, तो आप किसी भी उत्तर को बड़ा या छोटा कर सकते हो। दोस्तों ये कला आपको बाद में भी काम आएगी और अच्छे नंबर दिलाने में काम आएगी। कई बार क्या होता है, हमारे पास डेटा कम होता है, इसलिए हमको ज़्यादा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो वो तरकीब भी होती है, उसमें 2-4 शब्द सेंटेंस बना के लिखोगे तो आपका नंबर जो है वो बढ़ सकता है। उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो उद्योग से आप क्या समझते हैं, ये बहुत छोटी डेफिनेशन है।
उद्योग क्या होता है? उद्योग कच्चे माल को अधिक मूल्य वाली चीज में परिवर्तित कर देता है। तो कच्चे माल को मूल्यवान चीज में परिवर्तन करना ही की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? उद्योग कहलाएगी, ये कहते हैं। अब क्या 50 शब्दों में हो गया? 50 शब्दों में नहीं हुआ ना, तो फिर आप क्या लिख सकते हैं? लेकिन उद्योगों को कई निम्नलिखित कई उद्योग कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कच्चे माल के आधार पर उद्योग, पूंजी के आधार पर उद्योग, समझ गए आप? कच्चे माल, पूंजी के आधार पर उद्योग, या हल्के उद्योग, भारी उद्योग, ऐसा कर सकते हैं आप। तो आपके पास कुछ ऑप्शन आ गए ना, ये तो ये ऑप्शन भी लिख दोगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अपने आप बड़ा होना शुरू हो जाए। इसको तो केवल हमने डेफिनेशन लिखी है। कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाना ही उद्योग कहलाता है। अर्थात, अब इसको बड़ा कैसे कर, देखो, अर्थात इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आप इसको बड़ा करने का तरीका है, जैसे आपका उत्तर यहां खत्म हो लिख दो अर्थात उद्योग ऐसी प्रक्रिया है जो कच्चे माल का इस्तेमाल कर उन्हें उपयोग के योग्य बनाती है, उपयोग के योग्य बनाती है। जैसे कॉटन से वस्त्र, जैसे पेड़ से कागज, जैसे पेड़ से फर्नीचर। बात समझ में आई? आप इतना लिख दोगे तो 50 शब्द आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। मैंने किया कुछ भी नहीं दोस्तों, इसी लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाना ही उद्योग कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में इसी को आगे, अर्थात उद्योग ऐसी प्रक्रिया है जो कच्चे माल का इस्तेमाल कर उन्हें उपयोग के योग्य बनाती है। कच्चे माल को उपयोग के योग्य बनाती है, तो ये भी तो सही हुआ ना। तो एक ही डेफिनेशन को दो अलग अलग शब्दों में पिरो दिया और आपका उत्तर थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। एग्जाम्पल लिख के आप अपने वर्ड कवर कर सकते हो। इस तरह से अगर आपने लिख दिया तो ये कला अगर आप सीख गए तो आपके कोई भी उत्तर छोटा या बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघु एवं वृहद उद्योगों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु उद्योग और वृहद उद्योग के अंतर स्पष्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये निवेश के आधार पर उद्योग है, पूंजी निवेश के आधार पर दोनों उद्योगों के प्रकार है। तो दोनों में अंतर क्या है? पहला, अगर लघु उद्योग की बात करें हम लोग, तो मैंने आपको बताया था कि लघु उद्योग वो उद्योग होता है जिनमें 1 करोड़ से कम का निवेश किया जाता है। वैसे उद्योग जिनमें 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर उद्योग है ना, तो इसमें 1 करोड़ से कम करने का निवेश होता है। जैसे मान लो ये आपका अगरबत्ती बनाने वाला बिजनेस, छोटा सा बिजनेस इस्तेमाल किया तो 20, 30, 40 लाख रुपए लगा दिए मान लो। तो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उन सब में क्या होता है, 1 करोड़ से कम का निवेश लगता है। या पापड़ बनाने का उद्योग स्थापित कर दिया तो उसमें भी क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है। आप लगाना चाहो तो लग सकता है, लेकिन 1 करोड़ से नीचे का करोगे तो वो भी उसी में आ जाएगा। और फिर आपका होता है तीसरा जो होता है वो दूसरा होता है वृहद उद्योग। वृहद उद्योग में दोस्तों क्या होता है, अगर आपका निवेश 1 करोड़ रुपए से ऊपर कितना भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो, तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका वृहद उद्योग। जैसे साइकिल बनाने का उद्योग है तो उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। मोटरसाइकिल बनाने का उद्योग है, 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ट्रैक्टर बनाना है तो करोड़ों में लग जाते हैं पैसे। ये सारे क्या है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सारी की सारी क्या है, ये उद्योग क्या कहलाएंगे? वृहद उद्योग। भेल, सेल, गेल, IUCL, ONGC, BPCL, BPL, आपका BSNL, ये सब क्या है? ये सारे की सारी चीज़ें क्या है? वृहद उद्योग में आते हैं। तो इनको समझ लेते हैं। उदाहरण जरूर लिखिएगा, उदाहरण से क्या होगा, आपकी थोड़ी सी लिमिट बढ़ जाएगी। लघु एवं वृहद उद्योग के बीच निम्नलिखित अंतर है। एक लाइन तो ये लिख दो तो 5-7 शब्द तो आपके ही बन जाएंगे। लघु उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ से कम होती है। उत्पादों का निर्माण छोटी मशीनों द्वारा किया जाता है। जैसे, उदाहरण में लिख दो, जैसे फर्नीचर उद्योग
है ना। तो फर्नीचर बनाने का उद्योग, छोटे मोटे बर्तन बनाने का उद्योग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। और वृहद उद्योग की बात करें तो वृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ से अधिक होती है और उत्पादों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। उत्पादन यहाँ पर छोटे पैमाने होते हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है। जैसे मारुति सुजुकी, ये देख लो आप, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। मारुति सुजुकी हो गया है, या कोई भी भेल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का नाम लिख दो ज़्यादा बेटर है। ये सारी क्या कहलाएगी, ये लघु उद्योग और वृहद उद्योग के उदाहरण हैं। अब अगर 50 शब्दों में आपको कम लग रहा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लघु उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ से कम होती है, अर्थात वह उद्योग जिनमें 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया जाता है लघु उद्योग कहलाते हैं। अब हुआ वही, लाइन उसी को बोल रहा है, लेकिन आपने लाइन को बढ़ा दिया और आपका उत्तर थोड़ा सा लंबा हो गया। ऐसे में आप 50 शब्दों को भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन आधारित उद्योग के 3 उदाहरण दीजिए। वन आधारित उद्योग के 3 कौन कौन से उदाहरण, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो वनों से बनती हैं। तो पहला ऑप्शन, मैं फर्नीचर बनवाने जाऊँगा तो फर्नीचर काई से बनता है, फर्नीचर पेड़ों से बनता है, पेड़ वन में होते हैं। तो फर्नीचर वाला उद्योग क्या हो गया, एक तो वन, एक एग्जाम्पल तो हो गया फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो वन आधारित उद्योग हो गया आपका। दूसरा आपका हो गया कागज़ काई से बनता है, तो वो भी क्या बनता है, वो भी उसी से बनता है, कागज़ उद्योग। तीसरा, औषधि कहाँ से लाती है, बहुत सारी औषधियाँ जो है वो वनों से ही प्राप्त होती है। तो 3 लिख लो ना कि फर्नीचर आधारित उद्योग, फिर थोड़ा सा 2-4 लाइन उसमें लिख दो, फर्नीचर जितने भी प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए या व्यापारिक इस्तेमाल के लिए भी, तो सारी की सारी चीज़ें वन आधारित कच्चे माल पर इस्तेमाल, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। वनों का उत्पाद कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ लिख दो कागज़, कागज़ उद्योग, जो कागज़ जिसका इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता है, वो सारा का सारा कागज़ जो है वो वन आधारित उद्योग का उदाहरण है, जिसमें वनों से प्राप्त पेड़ों की कटाई करके कागज़ का निर्माण किया जाता है। औषधि उद्योग, आयुर्वेदिक औषधियों का जितना भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो वनों के द्वारा ही होता है। बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो औषधि पेड़ पौधे होते हैं जिनसे भी प्राप्त होता है। इतना लंबा लिख दिया तो 50 शब्द तो वैसे ही कंप्लीट हो गए, इसलिए हमने इसको एक लाइन में ख़त्म कर दिया है। ख़त्म कैसे कर दिया है, कागज़ उद्योग, औषधि उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये तीनों लिख दिया तो आपके 3 उदाहरण तो हो गए। इसको बड़ा करने का तरीका वही, कागज़ में फिर कागज़ के बारे में लिख दो, औषधि उद्योग में विभिन्न औषधियों के बारे में लिख दो, और फर्नीचर में लिख दो कि फर्नीचर, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके घर में दिखाई देती है, सारी फर्नीचर वन आधारित उद्योग का ही उदाहरण है, ये उसी के उत्पाद है। बस इतना लिखा तो आपका उत्तर पूरा पेज भर जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है, उदाहरण दीजिए। संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या होता है, संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा उद्योग जिसमें पूंजी जो लगाई गई टोटल, उस पूंजी में सरकार भी भागीदार है और उसमें निजी क्षेत्र भी भागीदार, मतलब दोनों ने मिलकर पूंजी लगाई। मतलब ऐसे उद्योग जिसका संचालन जो है और नियंत्रण, दोनों के दोनों, संचालन और नियंत्रण और स्वामित्व भी बोल सकते हो, ऐसी उद्योग जिसका संचालन, नियंत्रण और स्वामित्व निजी क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। तो संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण क्या होगा आपका, जिस उद्योग का संचालन, नियंत्रण और स्वामित्व, तीनों शब्द लिखना आप, तो संचालन, नियंत्रण और स्वामित्व निजी व्यक्ति और सरकार या व्यक्तियों के द्वारा होता है, उसे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। जैसे मारुति सुजुकी उद्योग, जो मारुति सुजुकी जो है उद्योग, वो संयुक्त क्षेत्र का है। बहुत सारे लोग इसको प्राइवेट कंपनी समझते हैं। दोस्तों ये संयुक्त जॉइंट वेंचर है, इसमें सरकार का भी इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट कंपनी का भी, दोनों ने मिलकर इसको चलाया। तो मारुति इंडियन ब्रांड है, सुजुकी जो है वो जापानीज है, दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया है, इसी वजह से इसको संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई दोस्तों। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उपयुक्त उदाहरण के साथ बताइए, मतलब सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं और निजी उद्योग क्या होते हैं के बीच अंतर बताइए और उपयुक्त उदाहरण के साथ बताइए। उदाहरण देकर कौन से उद्योग कहलाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग सार्वजनिक उद्योग की। सार्वजनिक उद्योग का मतलब होता है दोस्तों गवर्नमेंट वाले उद्योग, ऐसे उद्योग जिनका संचालन भी और स्वामित्व भी और नियंत्रण भी सरकार के हाथों में हो, जिसके स्वामी सरकार हो। जैसे बोलते हैं सरकारी कंपनी, भेल कंपनी, सरकारी कंपनी, सेल कंपनी, बोकारो कंपनी, भिलाई कंपनी, ये सब क्या है, सरकारी कंपनियां हैं। DRDO, इसरो, ये सब क्या है, सरकारी कंपनियां। लेकिन वहीं अगर आप बोलोगे जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, इन्फोसिस हो गया, है ना, एसेंचर हो गया, इतनी सारी कंपनियां, सब प्राइवेट है। तो प्राइवेट का मतलब होता है, निजी का मतलब होता है ऐसी कंपनी, ऐसा उद्योग
जिसका संचालन और स्वामित्व निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथ में होता है उसे निजी क्षेत्र कहते हैं। तो उदाहरण तो मैंने आपको बहुत सारे दे ही दिए और आपको ये बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई है। अब आगे बात करते हैं, इसमें एक एक करके चीज समझ लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग किसे कहते हैं? इन उद्योगों का संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है। इन उद्योगों का संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है। जैसे संचालन के साथ साथ ये भी लिखना स्वामित्व, ये जरूरी है दोस्तों ना, स्वामित्व एवं संचालन सरकार के द्वारा होता है। अर्थात इन उद्योगों में, अब इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हो तो क्या लिखोगे? अर्थात, जैसे आपने अर्थात लिखा मतलब समझ जाना क्वेश्चन को हम लोग बड़ा करें। अर्थात इन उद्योगों में निवेश सरकार करती है। समझ में आ गई? जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और रेल कारखाना, आयुध कारखाना, जो बड़े बड़े हथियार बनाए जाते हैं, जो असला बारूद बनाए जाते हैं, वो सब इसमें आते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? इस उद्योग के, इस प्रकार के उद्योगों का संचालन एवं, वो दूसरा शब्द मिसिंग है, मैं लिख देता हूं, स्वामित्व, संचालन एवं स्वामित्व निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। बहुत बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक ही आदमी संभाल रहा हो, बहुत ज़्यादा लोगों का ग्रुप भी संभालता है, ग्रुप होता है पूरा। जैसे टाटा ग्रुप हो गया, बजाज हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, बिड़ला हो गया, टाटा, बिड़ला, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज, बड़े बड़े नाम हैं। ये सारे के सारे क्या, ये निजी क्षेत्र के उद्योग है दोस्तों। निजी क्षेत्र हो गया तो ये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का उदाहरण सहित अंतर बता दिया गया है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कैसे वर्गीकरण करना है? तो भूमिका के आधार पर कैसे करना? भूमिका मतलब कि जैसे दो तरह के हो सकते हैं। आधारभूत उद्योग, वे उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करते हैं, और दूसरे होते हैं उपभोक्ता उद्योग। तो दो ही प्रकार के होते हैं इसमें, आधारभूत उद्योग, भूत उद्योग, और दूसरा होता है उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। तो आधारभूत उद्योग में क्या होता है, पहले इसको समझा दो, फिर मैं इधर आ जाऊंगा। आधारभूत उद्योग का मतलब क्या होता है? वह उद्योग जो ऐसा माल तैयार करता है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल हो। जैसे मैं बार बार साइकिल के एग्जांपल दे देता हूं। साइकिल बनाई जाती है लोहे से, लेकिन लोहा वो साइकिल कंपनी वाला खनिज से नहीं निकालता है, पहले किसी लोहे वाली कंपनी के पास जाएगा। जैसे मान लो जमशेदपुर की टाटा कंपनी से बोला कि हमें इतना क्विंटल लोहा चाहिए भैया, तो टाटा कंपनी क्या करेगी? वो क्या कर रही है? टिस्को क्या कर रही है? जमशेदपुर वाली कंपनी वो खनिज निकाल रही है, लोहा उसको प्रगलित करके लोहे में कन्वर्ट करके इन सबको दे रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है, लोह इस्पात उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग हो गया ना वो, तो है ना। तो दूसरों के लिए क्या काम कर रहा है? ये कच्चे माल का काम कर रहा है। जैसे तांबा उद्योग, तांबा प्रगलन वाला उद्योग भी, तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, तांबे के पाइप बनाए जाते हैं, तांबे का बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो पहले तांबा प्योर मात्रा में बनाता है वो उद्योग अलग है, वो इनको सप्लाई करता है। ठीक है। तो जिन उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। मतलब जो दूसरे, अगर जमशेदपुर या जो भी भारत की लोह इस्पात कंपनियां हैं लोहा ही नहीं बनाएगी तो बाकी कंपनियां कैसे चलेगी? क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में, ज़्यादातर कंपनियों में लोहे की जरूरत पड़ती है। मान लो ये आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आपको लग रहा होगा इसमें लोहे की जरूरत नहीं है, ये पूरा प्लास्टिक से और इससे फाइबर से बना हुआ है, उसमें LED वगैरह की जरूरत है, तो इस उद्योग में नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसमें भी पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? ये जिस पर टंगा है ना, जिस स्टैंड पर, वो तो लोहे की है ना, वो कहाँ से लाएंगे आप? तो जब तक इसकी स्टैंड नहीं मिलेगी, इसको टांगोगे कैसे? इसके पीछे जो स्क्रू लगा के जो टांगने का बनाया गया होगा ना, जो भी चीज़ें हैं वो सब लोहे की बनाई गई होगी। तो कहीं ना कहीं ये भले ही लोहे का, लेकिन इसमें लोहे का इस्तेमाल तो होता है। कोई भी चीज़, चाहे वो आपको AC दिख रहा हो, AC में कोई चीज़ आपको दिखती नहीं, लेकिन उसमें स्क्रू तो लगे होते ना, वो कहाँ से बनते हैं? सब लोह इस्पात उद्योग से आते हैं। हर एक चीज़ दोस्तों लोह इस्पात उद्योग से ही आती है। मैक्सिमम चीज़ें इसके बिना नहीं बनती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आधारभूत उद्योग। तांबा प्रगलन, खनिज गलाना, ये सब उद्योग जो आते हैं ये आधारभूत कहलाते हैं। अब उपभोक्ता उद्योग की बात करते हैं। ऐसा उद्योग जो किसी दूसरे, जिस पर कोई दूसरा उद्योग निर्भर ही नहीं करता। जैसे वस्त्र उद्योग, इस पर दूसरा उद्योग निर्भर नहीं करता। जैसे कॉटन लिया, सीधा वस्त्र उद्योग में गया और वस्त्र बना के आए और किसी दूसरे उद्योग को नहीं भेजा, सीधा कहाँ भेज दिया? उपभोक्ता के पास। ऐसा उद्योग
जो तैयार माल को सीधा इस्तेमाल के लिए बाजार में बेच दे उसको बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। जैसे दवा उद्योग, जैसे कपड़ा उद्योग, ये सब क्या होता है, ये सब यही है। तो ये इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। वैसे उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ता को सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है। देखो कितना सिंपल सा चीज है। और उदाहरण क्या है, जैसे दवा उद्योग, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट मंजन, टूथपेस्ट मंजन एक ही चीज है, श्रृंगार प्रसाद उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड वस्त्र उद्योग, ये सारे के सारे उद्योग किस प्रकार के उद्योग है, ये उपभोक्ता के आधारित उद्योग है। तो ये तो चीज आपको क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। दो तरह के होते हैं, भारी और हल्के। भार के आधार पर दो ही तरह के होते हैं ना, कि भाई एक तो भारी है और कितना हल्का है। कभी बोलते हैं कि ये कितना मीडियम हल्का है, कितना कम भारी है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हम दो ही चीज़ बोलते हैं, या तो कोई चीज़ बहुत भारी होती है तो जब उठाते तो बोलते हैं बहुत भारी है, और कोई चीज़ बहुत हल्की होती है तो पहले लगता है कि बहुत बड़ी, लेकिन उठाए तो बहुत हल्का है। तो कभी ये सुना है कि ये मीडियम हल्का है, ये नहीं बोलते हैं। इसके मतलब भार के आधार पर दो ही प्रकार के होते हैं, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। तो भारी उद्योग वो होते हैं जिनका कच्चा माल भी भारी है और जिन कच्चे माल से जो उत्पादन किया है वो भी भारी है। और हल्के उद्योग क्या होते हैं, वे उद्योग जिनका कच्चा माल तो भले भारी हो लेकिन उनका जो माल तैयार किया गया वो हल्का होना चाहिए, इसलिए उनको हल्के उद्योग कहते हैं। तो भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफी ज्यादा होता है। उत्पाद जो बनते हैं भारी भारी उत्पाद बनते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा भारी बनता है। मोटर गाड़ी उद्योग, कितने भारी भारी कारें बनती हैं। सीमेंट उद्योग कितना भारी बनता है। और पोत निर्माण उद्योग, बड़े बड़े जहाज बना रहे, वो सब क्या है, भारी तो है। हल्के उद्योग की बात करें तो वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है। मतलब जिनमें कम भार वाले, भले भारी भी हो, मान लो भार वाले भी कर दें, अगर कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग किया गया हो या भारी कच्चे माल का प्रयोग भी किया गया हो, लेकिन उत्पादन जो है, उत्पादन तैयार कौन सा माल कर रहे हैं, हल्का तैयार माल का उत्पादन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हल्का उद्योग बोलते हैं। जैसे विद्युतीय उपयोग के तार, विद्युत के जो तार होते हैं ये लोहा से, एल्यूमिनियम से बनते हैं, ये भारी इसके लिए मटेरियल चाहिए, लेकिन जो उत्पाद बन रहे हैं वो हल्के बन रहे हैं। घड़ी बनना उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन आदि सभी हल्के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई, दोनों चीजें बहुत सिंपल थी। और बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश आपके सामने अगर भारत का मैप रख दिया जाए तो बहुत सारे उद्योग आपके सामने आना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल में दिल्ली वाला एरिया पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, दिल्ली मेरठ, है ना, ये औद्योगिक क्षेत्र आ गया आपका। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ पूरा औद्योगिक क्षेत्र आ गया आपका। उधर मुंबई पुणे वाला औद्योगिक क्षेत्र आ गया, मुंबई के आसपास। इधर कलकत्ता वाला औद्योगिक क्षेत्र आ गया, कोलकाता। आप तो खाली क्या करो, 4 अपने मेट्रो सिटी याद कर लो। चेन्नई वाला उद्योग आ गया, चेन्नई उद्योग, बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और उसके अलावा फिर विशाखापट्टनम के आसपास आ गया, वो आ गया विशाखापट्टनम, है ना। गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर वाला एरिया आ गया। तो ऐसे उद्योगों को आप जो है मेंशन कर सकते हो। जैसे मुंबई पुणे क्षेत्र, ये हो गया आपका पहला, मैंने बताया आपका। बेंगलुरु चेन्नई सेलम उद्योग, तो चेन्नई के आसपास का एक मेट्रो सिटी याद रख लिया ना, तो 4 तो वैसे हो गए। अहमदाबाद बड़ोदरा, मैंने अहमदाबाद का बोला आपको, अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत वाला तीनों क्षेत्र जो है कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक क्षेत्र, तो विशाखापट्टनम भी याद रख सकते हैं आप। गुड़गांव दिल्ली मेरठ, ये भी मैंने बताया आपको भी हो सकता है। और ये आपका कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम दोनों अलग अलग शहर है, दोनों को जोड़ के लिखा गया। कोल्लम तिरुवनंतपुरम केरल में है। और छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र, हुगली कलकत्ता वाला जो हुगली क्षेत्र है वो भी औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये सब क्या हो गया, इतने नाम लिख दिए काफ़ी है। आप अगर भारत का मैप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। भारत का मैप बना करके इनको वहाँ मेंशन करिए। और उत्तर में अगर आप ऐसा करोगे तो आपका उत्तर तो बड़ा होगा ही होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। तो इसके और मार्क्स अच्छे चाहिए ना, ये तो लिख दिया। इसके अलावा भारत का नक्शा बनाना सीख लो, सीखना पड़ेगा। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे गलत बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सही आपसे बनना शुरू हो जाएगा। और फिर इन सभी चीज़ों को वहाँ पर मेंशन करो। इससे क्या होगा, आपका मैप दिमाग में घुस जाएगा और धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। उद्योगों को परिभाषित कीजिए।
और इसका विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। उद्योग क्या है? उद्योग क्या होता है? उद्योग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को मूल्यवान तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। उद्योग को विभिन्न भागों में बांटा गया है, ये तो चैप्टर के दौरान भी पढ़ लिया गया था। कच्चे माल के आधार पर, निवेश के आधार पर, भार के आधार पर, है ना, आधार पर क्या आधारभूत उद्योग है कि उपभोक्ता उद्योग है उसके आधार पर। तो ऐसे कई सारे उद्योग आप कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक उत्तर बन सकता है इसका, तो जितना लंबा हो सके खींच दो इसको। जैसे फॉर एग्जांपल, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाना ही क्या कहलाएगा? उद्योग कहलाएगा। उद्योगों के प्रकार क्या क्या है? जैसे पहला प्रकार, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर मतलब ऐसे उद्योग जिसमें कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से? जैसे मान लो कॉटन का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाया गया, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? कृषि आधारित उद्योग। मान लो जो है लौह इस्पात उद्योग, धरती से लौह इस्पात निकाल के, खनिज निकाल करके लोहा गलाकर निकाला गया, तो खनिज आधारित उद्योग। मान लो पेड़ों से जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया और फर्नीचर बना दिया, वन आधारित उद्योग। मान लो नमक का प्रोडक्शन करना है तो समुद्र आधारित उद्योग। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग हो गया ये। उसके बाद निवेश के, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग ये घरेलू होते हैं, घर के लोग होते हैं, तो ये घरेलू उद्योग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुटीर उद्योग। इसमें 1 करोड़ से कम का इन्वेस्ट करोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग लघु उद्योग, और 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कर दिया तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया वृहद उद्योग। तो पैसे की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 3 प्रकार के उद्योग हो गए। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपको रटे होने चाहिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, कौन स्वामी होगा ये तय कैसे होगा? किसने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर पूरा प्राइवेट है, एक प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट करी, जैसे कि टाटा साहब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अंबानी साहब कर रहे हैं, तो वो निजी क्षेत्र के उद्योग हो गए। स्वामित्व के आधार पर पहला निजी हो गया। अगर सरकार ने अपनी कोई कंपनी खोली है, भेल, सेल, गेल, IUCN, ONGC या BPCL या HPCL हो या BSNL हो, ये सारी कंपनी क्या है? DRDO, इसरो, सब गवर्नमेंट कंपनीज है। तो ये क्या हो गए? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो गए। संयुक्त क्षेत्र की बात करें तो संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जिसमें सरकार भी पैसा लगा रही है और ये निजी क्षेत्र वाले पैसा भी लगा रहे हैं, और दोनों उसके स्वामी हैं, जॉइंट है, जैसे मारुति सुजुकी। तो ये संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। सहकारी क्षेत्र की बात करें, अगर कोऑपरेटिव क्षेत्र की बात करें कि सहकारी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं, तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग की बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो कच्चा माल लेकर के आ रहा है वही, और प्लस मजदूर, दोनों के दोनों स्वामी होते हैं। इसमें लोग मिलकर के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो फायदा होता है उसको बांट लेते हैं। ये सहकारी क्षेत्र का हो गया। तो ये आपका स्वामित्व के आधार पर हो गया। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आधारभूत उद्योग, जो दूसरे उद्योग के काम आते हैं। और उपभोक्ता उद्योग, जैसे कि सीधा वस्त्र उद्योग हो गया, दवाई उद्योग हो गया, ऐसी चीज बनाना जो सीधे लोगों तक पहुंच जाए। कच्चे माल को तैयार के आधार, मात्रा एवं भार के आधार पर उद्योग। 2 ही प्रकार के अभी पढ़े हमने, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। ऐसे उद्योग जिनके उत्पादों का भार बहुत ज्यादा हो, भारी उद्योग। ऐसे उद्योग जिनके उत्पादों का भार काफी कम हो, हल्के उद्योग। तो ये हल्के उद्योग और भारी उद्योग हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ बताइए। कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, तो उदाहरण के साथ बताना है। कच्चे माल के आधार पर हमारे पास कौन कौन से थे? हमारे पास कृषि आधारित उद्योग थे, हमारे पास वन आधारित उद्योग थे, हमारे पास खनिज संपदा आधारित उद्योग थे, हमारे पास समुद्र आधारित उद्योग थे। तो 4 तो ऑप्शन वैसे ही हमारे पास में, एक एक के अगर उदाहरण भी लिख देंगे तो आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगा। तो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, देखिए क्षमा करें इसको मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर लिखा है ना, तो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर भार के आधार पर पूछा गया है। तो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर कि कच्चा माल हल्का है कि भारी है, तो उसके हिसाब से पूछा गया है। तो वो 2 तरह के उद्योग होते हैं, वो वन आधारित उद्योग, ये वन नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं भारी उद्योग और हल्के उद्योग। ये सिंपल सा एक फंडा है इसका, तो कि भाई कच्चा माल अगर भारी है तो भारी उद्योग, कच्चा माल हल्का है तो हल्का उद्योग। कई बार कच्चा माल भारी होने के बाद भी उद्योग हल्का हो जाता है क्योंकि चीजें हल्की बन जाती हैं। तो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। भारी उद्योग, भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उद्योग उत्पादों का वजन काफी होता है, जैसे लोह इस्पात, मोटर गाड़ी, सीमेंट, पोत निर्माण आदि। दोस्तों ये दोनों के दोनों उद्योग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएशन भी किया था। हल्के उद्योग की बात करें तो वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे विद्युतीय उपयोग, बर्तन बनाने का उद्योग, बल्ब का उद्योग, घड़ी का उद्योग, ये सारे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वामित्व के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर टोटल हमने 4 प्रकार के उद्योग पढ़े हैं। पहले इधर नाम लिख लेते फिर हम पढ़ेंगे समझेंगे, क्योंकि हमको अगर पता है कौन कौन से है तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे होता है आपका निजी क्षेत्र का उद्योग, वह जहाँ निवेश किसने किया, निजी ने किया है। दूसरा सार्वजनिक व्यक्ति ने किया, सार्वजनिक मतलब सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया हो, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। चौथा और तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। संयुक्त मतलब होता है जिसमें सरकार ने भी किया हो और निजी व्यक्ति ने भी इन्वेस्टमेंट किया हो, ठीक है। ये हो गया निजी क्षेत्र का, सार्वजनिक और संयुक्त। और एक और होता है आपका सहकारी उद्योग, सहकारी प्रकार का उद्योग। ये स्वामित्व के आधार पर, जिसमें स्वामी खुद कच्चा माल बेचने वाला ही होता है, डेयरी वेरी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो 4 हो गए। पहले क्या हुआ आपका, निजी क्षेत्र का उद्योग। निजी क्षेत्र में क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसा उद्योग जिसमें स्वामित्व और संचालन निजी एक कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इस तरह के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल आदि एक ग्रुप्स, जो जितने भी ग्रुप है इंडस्ट्रीज है, ये सारी की सारी प्राइवेट है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की बात करें तो इन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है। पूरी तरह से सरकार इनका स्वामित्व करती है, जैसे सेल, भेल, रेल कारखाना, आयुध कारखाना, ONGC, IUCL, जितनी कंपनी आपको गवर्नमेंट की पता है वो सब आ जाएगी। तीसरा प्रकार है संयुक्त क्षेत्र के, जिसमें स्वामित्व और संचालन दोनों जो है, सरकार भी है और निजी क्षेत्र दोनों के हाथ में हो। तो ऐसे इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति सुजुकी उद्योग। इसका निर्णय दोनों लेते हैं, सरकार भी निर्णय लेगी और वो भी लेगा। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। मतलब जैसे मान लो डेयरी उद्योग करना है, तो डेयरी के लिए कच्चा माल ला रहे किसान जो है, वो जो गाय भैंस रखते हैं, जो पालते हैं, वो वही उन्हीं लोगों ने कच्चा माल प्रोडक्ट किया। अब उनको बोल दिया कि आप भी कंपनी के मालिक हो, जो प्रॉफिट मिलेगा उसको आपको बांट दिया जाएगा। तो उसमें लाभ और हानि का विभाजन आनुपातिक रूप से होता है। जो काम करने वाले उनको भी मिलता है पैसा। सुधा डेयरी केरल के नारियल पर आधारित एक उद्योग जो है, वो भी ऐसा ही कुछ है, नारियल प्रोवाइड करने वाले लोगों को ही प्रोडक्ट मिलता है। सुधा डेयरी हो गया, सांची हो गया, अमूल हो गया, ये सब इसी पर काम करते हैं। तो जो सहकारी दुग्ध समिति लिखा होगा ना कहीं पर डेयरी के सामने, इसका मतलब ये है कि वो कोऑपरेटिव उद्योग ही है। क्वेश्चन नंबर 18, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम भी लिखने हैं। कारक क्या क्या है, कारक तो मैंने आपको बताया, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। सबसे पहला कारक है, उद्योग बिना भूमि के नहीं हो सकते। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो उद्योग कैसे चलेगा। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो उद्योग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना पूंजी के उद्योग कैसे स्थापित करोगे। अगर आपके पास में श्रमिक नहीं है, अगर मजदूरी नहीं है तो उद्योग नहीं चल सकता। अगर आपके पास में नदी या जलवायु में तो होनी चाहिए उद्योग के लिए, तो जलवायु भी काम करती है दोस्तों। ये 4 हो गए। और एक और लिख सकते हैं यहाँ पर बाजार। भाई बाजार में भी तो मांग होनी चाहिए उस चीज़ की, तभी तो वो उद्योग चलेगा आपका। तो अगर आपने ये 5 फैक्टर याद कर लिए तो यही तो वो कारक है जो उद्योग को प्रभावित करते हैं। बिना जमीन के उद्योग लग नहीं सकता, बिना पूंजी के उद्योग लग नहीं सकता, श्रमिकों के बिना उद्योग खाली रह जाएगा, मांग ही नहीं बाजार में तो उद्योग लगाने का कोई काम नहीं है। एक और चीज़, खास चीज़, एक और चीज़ लिख सकते हैं इसमें, चाहे तो आप मेंशन कर लो, वो है कच्चा माल। यही नहीं होगा तो बनाओगे क्या। इसलिए सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने इसको भी नोट कर लिया तो आपका, पहले तो इसको ऐसे बनाए फिर उत्तर लिखेंगे तो बड़ा उत्तर हो जाएगा। बड़ा उत्तर तो लिखना हम लोगों को। तो इसको पढ़ते हैं। उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है या श्रेष्ठकर होता है जहां कच्चे माल की उपलब्धता हो। बिल्कुल पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही था। बाजार की उपलब्धता हो, बिल्कुल। परिवहन हो, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। भाई अगर आपने माल तैयार कर लिया तो उसको भेजोगे कैसे, परिवहन तो होना चाहिए। ये कच्चा माल दूर से मंगवाना हो, कोयला मंगवाना हो, लोहा मंगवाना हो, तो भाई ट्रेन तो चाहिए ना, ट्रेन का कनेक्टिविटी होना चाहिए, ट्रकों की कनेक्टिविटी होना चाहिए, तब तो काम होगा। श्रम शक्ति होनी चाहिए, पूंजी होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो पूंजी। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से भी भूमि, विद्युत, जल और परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध खुद करा देती है कि यार ये डेवलप हो जाएगा एरिया। सरकार का भी काफ़ी रोल होता है। भारत के 5 औद्योगिक क्षेत्रों के नाम, जैसे
जैसे मुंबई पुणे क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे बेंगलुरु चेन्नई और सेलम का साउथ इंडिया का क्षेत्र हो गया, जैसे अहमदाबाद बड़ोदरा और सूरत का क्षेत्र ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक क्षेत्र ये भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और दिल्ली गुड़गांव मेरठ वाला क्षेत्र ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है। ये 5 आपके एग्जाम्पल हो गए, तो वैसे आपका उत्तर बड़ा हो जाएगा। और मेरे हिसाब से इन उत्तर को आप अलग अलग पॉइंट बना के लिखोगे ना कि कच्चे माल के आधार पर, तो और बड़ा आपका आंसर हो सकता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? परिवहन के आधार पर लिख के डैश लगा के 2 लाइन उसकी लिख दो, कच्चे माल के आधार पर 2 लाइन उसकी लिख दो, श्रम के आधार पर, है ना, तो श्रम, कच्चा माल, जलवायु, ये सब हो सकता है, बिना नदी के काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा, हमने खत्म कर लिया हमारा यूनिट नंबर 3 के पूरा सॉल्यूशन। आशा करता हूं कि आपको मजा आया होगा पढ़ के, और जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने सही तरीके से सॉल्व कर लिया। दोस्तों अगर आपको बिहार बोर्ड के ये सारे के सारे वीडियो यूट्यूब पर सीक्वेंस में नहीं मिल पा रहे, आपको ढूंढने में तकलीफ हो रही है, समस्या हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प जिसका नाम है magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, हमारी वेबसाइट पर जैसे आप जाओगे वहां पर आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप जैसे इस पर जाओगे आपको फ्री 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 लिखा हुआ मिलेगा। तो जैसे आपको फ्री लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार का कोई पैसा आपसे नहीं मांगेंगे। आप बस यहां जाइए, चौथे नंबर पर आपका बिहार बोर्ड ये रहा। बिहार बोर्ड पर जैसे आपने सिलेक्ट किया वैसे आप क्लास 8 पर जाइएगा। जैसे आप क्लास 8 पर जाएंगे आपको कक्षा 8वीं के जितने भी टीचर हैं आपको दिखाई देंगे। बस आपको करना क्या है, मान लो इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये आपके सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान में। नाम किताबों के अलग अलग दिए गए लेकिन सब्जेक्ट तो वही है ना। और यहाँ पर मान लो हम लोग हमारी दुनिया पढ़ना है तो वॉच नाउ लिखा हुआ है। वॉच नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ लिखा होगा वॉच ऑल वीडियो। यहाँ पर आपके सारी यूनिट के वीडियो डले हुए हैं। आप किसी भी यूनिट पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपका वीडियो हो गया शुरू सीधा। और फायदा क्या है इसका, वेबसाइट से यूज करने का फायदा, एक तो फ्री में मिल रहा है, दूसरा फायदा है कि फालतू के एड नहीं आएंगे। बिना एड के खाली दिमाग आपका काय में रहेगा केवल और केवल पढ़ाई में। दोस्तों हम फ्री एजुकेशन इसलिए देना चाह रहे हैं ताकि बच्चे सब आगे बढ़ें। हम हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी इसलिए फ्री कर रहे हैं क्योंकि वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके जितने भी फ्रेंड, जितने भी सर्कल पूरा, उनको सबको बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स अब बिहार बोर्ड के लिए भी आ गया है और वो भी बिल्कुल फ्री। सबके सब सब्जेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो, हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।